वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में। और हम हिंदी व्याकरण को डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले वर्ण के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए हैं और उसके बाद फिर हम वर्ण के अंतर्गत ही स्वर और व्यंजनों को पढ़ रहे हैं, जिसमें से स्वर के बारे में हमने बहुत विस्तृत में जानकारियां इकट्ठा कर ली है। और पिछली क्लास में हम व्यंजन के बारे में पढ़ रहे थे। व्यंजन के बारे में हमने लास्ट क्लास में व्यंजन की परिभाषा देखी और उसके बाद फिर हमने देखा व्यंजन के प्रकार। तो हमने 5 प्रकार के व्यंजन देखे, जिसमें से सबसे पहला जो प्रकार है व्यंजनों का, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या 25 है। और इसके बाद हमने देखा अंतस्थ व्यंजन, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन, जिन्हें संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी भी संख्या 4 है। और इसके बाद फिर हमने देखा द्विगुण व्यंजन के बारे में, द्विगुण व्यंजन जिनकी संख्या केवल 2 है। और अंतिम में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक नए व्यंजन को शामिल किया गया है मानक हिंदी वर्णमाला में, और जिसकी जो ध्वनि है वो ल और ड के बीच में होती है। तो लास्ट क्लास में हमने डिटेल में स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा, जिन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। उनकी संख्या 25 होती है। हमने उनका उच्चारण स्थान देखा, उनका वर्ग देखा, अघोष या सघोष ये हमने पढ़ा, अल्प प्राण या महाप्राण ये हमने पढ़ा। और अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अंतस्थ व्यंजनों के बारे में। तो चलिए आइए पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो ये है आगे जो हम पढ़ने वाले हैं अंतस्थ व्यंजन। तो आइए चलिए सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या होगा। जैसे हमने देखा स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी किसी स्पर्श व्यंजन का उच्चारण होता है तो अंदर से आती हुई वायु हमारे मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है, इसलिए हमने उसे क्या नाम दिया, स्पर्श व्यंजन। या वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, तो चूंकि वो एक वर्ग के फॉर्म में व्यवस्थित है ना, 5 कॉलम और 5 रो में व्यवस्थित हैं, इसलिए हम स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कह देते हैं। अब उसी प्रकार से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अंतस्थ व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4, और वो है य, र, ल और व। तो ये जो चारों हैं इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे कि क्यों कहा जाता है। ठीक है, कई लेवल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एकदम सामान्य स्तर पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है केवल 4। फिर ये पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो य, र, ल, व, ये भी एक सामान्य स्तर का क्वेश्चन हो गया। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अंतस्थ व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं। तो ये जो राज है वो छिपा है इस शब्द में, हमें इस शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें एक है अंतः और ये दूसरा है स्थ, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा विस्तार देते हैं और इसका तात्पर्य होगा अंतः स्थित। ठीक है, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, इसका तात्पर्य हो गया अंतः स्थित। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ अंतः स्थित। अंतः का तात्पर्य क्या होता है, अंतः का तात्पर्य होता है अंदर में या बीच में। ठीक है, एक शब्द है अंतःपुर, तो अंतःपुर किसे कहा जाता है, अंतःपुर, अंतःपुर कहा जाता है मन को, है ना, जो हमारे शरीर के अंदर है उसे कहा जाता है अंतःपुर, है ना, अर्थात मन जो हमारे शरीर के अंदर है। तो अंतः शब्द का तात्पर्य हुआ बीच में या मध्य में। अंतः शब्द का तात्पर्य बीच में या मध्य में, और उसके बाद क्या है, स्थित, है ना। तो ऐसा व्यंजन जो अंतः में अर्थात बीच में स्थित है उन्हें हम क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन या अंतः स्थित व्यंजन। तो चलिए ये भी समझ में आ गया भाई कि अंतः स्थित का तात्पर्य हो गया बीच में स्थित, बीच में स्थित या अंदर में स्थित।
ठीक है, बीच में स्थित या अंदर में स्थित। अब फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन की, ठीक है, किसके बीच में स्थित, जैसे अंतःपुर अर्थात मन, अर्थात हमारे शरीर के अंदर, तो वो तो हमारे शरीर के अंदर हो गया, शरीर के बीच में हो गया। अब ये जो व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, अंतः स्थित व्यंजन या बीच में स्थित व्यंजन, तो किसके बीच में स्थित व्यंजन, ये बड़ा क्वेश्चन। तो ये जो अंतस्थ व्यंजन है वो स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं। आइए चलिए मेंशन करते हैं, फिर इसको और समझेंगे। किसके किसके बीच में, स्वर और व्यंजन के जो बीच में स्थित होते हैं उन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, यहां पे इसको मैं व्यंजन करके और स्पष्ट कर देता हूं। बीच में स्थित व्यंजन जो किसके बीच में स्थित है, तो स्वरों और व्यंजनों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, है ना, कि अंतस्थ व्यंजन हम उन्हें कहेंगे जो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये जो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है, ये चार व्यंजन य र ल व, ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये य र ल व स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है। इसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इसके लिए फिर से हमें रिटर्न जाना पड़ेगा स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि जस्ट अभी हम देख के आए हैं स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ा, जिनकी संख्या 25 है। तो उनके डेफिनेशन में ये कि स्पर्श व्यंजन हम किसे कहेंगे, तो जिस भी व्यंजन का उच्चारण करते समय अंदर से आती हुई वायु मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करे, उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। जैसे कि हमने देखा था कि क ख ग घ अंग, है ना, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, अर्थात क ख ग घ अंग का उच्चारण करते समय अंदर से आती हुई वायु कंठ को स्पर्श करती है। ज छ ज झ इया, इनका उच्चारण स्थान है तालु, अर्थात ज छ ज झ इया का उच्चारण करते समय अंदर से आती हुई वायु तालु को स्पर्श करती है, कंप्लीटली स्पर्श करती है या टच करती है। ये है व्यंजन की प्रॉपर्टी या स्पेशली स्पर्श व्यंजन की प्रॉपर्टी कि स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते समय अंदर से आती हुई वायु मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है। लेकिन अब हम देखते हैं स्वर, स्वर किसे कहेंगे, तो हमने देखा कि जब भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो अंदर से आती हुई वायु को मुख के किसी भी अंग के द्वारा रोका नहीं जाता है। अर्थात जब भी हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो अंदर से आती हुई वायु हमारे मुख के अंदर किसी भी अंग को स्पर्श नहीं करती है। तो ये बात क्लियर हो गया कि जब भी हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो अंदर से आती हुई वायु मुख से बाहर निकलते समय किसी भी अंग को स्पर्श नहीं करेगी, है ना। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये जो स्वर है इनमें स्पर्श नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब व्यंजनों का उच्चारण होता है तो इनमें स्पर्श होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्वर का और व्यंजन का डेफिनेशन और दोनों में अंतर। अब देखिए क्या होता है कि जब हम अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, जब हम य र ल व का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से आती हुई वायु जब मुख से बाहर निकलती है तो क्या होता है, इसको समझिएगा। तब जो मुख से बाहर निकलने वाली वायु है वो मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करना चाहती है और स्पर्श करने वाली होती है, उधर मुड़ जाती है ना। जब य र ल व का हम उच्चारण करेंगे तो अंदर से आती हुई वायु मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करने वाली होती है, स्पर्श करना चाहती है, लेकिन स्पर्श करती नहीं है। मतलब वो पूरा मूव कर जाती है उस अंग की तरफ जिसे उसे स्पर्श करना है या वो जिसको स्पर्श करना चाहती है ना। चूंकि उसका पूरा प्रयास होता है, जब भी य र ल व का हम उच्चारण करते हैं तो अंदर से आती हुई वायु का पूरा प्रयास होता है कि वो किसी न किसी अंग को स्पर्श करे, इसलिए हमने इसे किस कैटेगरी में रख दिया, व्यंजन की कैटेगरी में। लेकिन चाह के भी य र ल व का उच्चारण करते समय अंदर से आती हुई वायु मुख के उस अंग को स्पर्श नहीं कर पाती, स्पर्श करते करते रह जाती है या टच करते करते रह जाती है। इसलिए ये य र ल व जो है वो स्वर की भी प्रॉपर्टी रखते हैं, कुछ गुण इनके स्वर के जैसे भी हैं,
क्योंकि स्वर जो है वो बिल्कुल स्पर्श नहीं करता। तो कुछ गुण, कुछ जो य र ल व है वो स्वर से भी मैच करते हैं, है ना। व्यंजन से इसलिए मैच करते हैं क्योंकि वो स्पर्श करना चाहते हैं और स्पर्श करने का प्रयास करते हैं, इसलिए व्यंजन के जैसे हैं। लेकिन स्पर्श नहीं कर पाते इसलिए वो स्वर के जैसे हैं। तो इन चारों व्यंजनों में स्वर और व्यंजन दोनों के गुण हैं, थोड़े थोड़े, इसलिए हम इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच में रखते हैं। और चूंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया गया है अंतस्थ व्यंजन। आ गया समझ में? अब देखिए यहीं से इनका एक और नाम निकल के आता है। हमने अभी देखा कि य र ल व स्वर जैसे भी हैं, स्वर जैसे भी हैं, कंप्लीटली स्वर तो नहीं है लेकिन स्वर जैसे हैं। स्वर बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करते, स्पर्श करना ही नहीं चाहते। जब भी स्वर का उच्चारण होता है तो हमारे अंदर से आती हुई वायु मुख के किसी अंग को स्पर्श करना नहीं चाहती, ना चाहती है ना स्पर्श करती है ना। लेकिन ये स्पर्श करना तो चाहते हैं लेकिन स्पर्श कर नहीं पाते, इसलिए थोड़े बहुत स्वर जैसे भी हैं, थोड़े बहुत स्वर जैसे भी हैं। इसलिए इन चारों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो इनका एक और नाम मिल गया, है ना। अंतस्थ व्यंजनों को और क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। तो ये हमने कंप्लीटली समझा अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन जो चार हैं, य, र, ल, व, इन्हें क्यों अंतस्थ व्यंजन कहते हैं? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हैं, अर्थात इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी स्वर जैसी है और थोड़ी व्यंजन जैसी है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, है ना। जैसे कि हमने अभी देखा कि इनकी थोड़ी प्रॉपर्टी किसके जैसी है? स्वर की जैसी है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें हो गई कि हम इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, है ना। तो ये हमने तार्किक रूप से समझ लिया। आइए अब हम आगे और इनको डिस्क्राइब करेंगे। य, र, ल, व जो वर्ण है इनकी और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। कैसी प्रॉपर्टी? कि जैसे अभी हमने देखा कि ये जो चारों हैं वो किसी न किसी स्थान को, है ना, मुख के अंदर जब य, र, ल, व का उच्चारण होता है तो अंदर से आती हुई वायु मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करना चाहती है। तो अब हम यही देखेंगे कि ये कौन से अंग को स्पर्श करना चाहती है, और जिस अंग को स्पर्श करना चाहती है वही अंग इन वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाएंगे और उन्हीं के आधार पे उनके वर्ग हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि ये चारों जो है वो सघोष है या अघोष, अल्पप्राण है या महाप्राण। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं इनके बारे में कुछ और खास बातें। तो चलिए आइए अब हम देखने वाले हैं य, र, ल, व के उच्चारण स्थानों को, उनके वर्ग को। वो सघोष है या अघोष है, अल्पप्राण है या महाप्राण है। तो चलिए हम इन पॉइंट्स को पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। फिर हम देखेंगे कि इन चारों का वर्ग क्या है, ये कौन से वर्ग में आते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये सघोष है या अघोष है और अल्पप्राण है या महाप्राण। तो पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम सघोष और अघोष भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेंशन करता हूं कि कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन है जिनको हम देख चुके हैं। य, र, ल, व, य, र, ल और व। तो ये चार हैं अंतस्थ व्यंजन। अब हमें इनका देखना है उच्चारण स्थान। तो जो य है, य का उच्चारण स्थान होता है तालु। य का उच्चारण स्थान तालु, इसलिए इसका वर्ग क्या हो जाएगा? तालव्य। जैसे कि हमने देखा है स्पर्श व्यंजनों में च, छ, ज, झ, इया, उन पांचों का उच्चारण स्थान तालु है और उनका वर्ग तालव्य है। उसी प्रकार से यहाँ य का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु और इसलिए इसका वर्ग हो जाएगा तालव्य। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। च, छ, ज, झ, इया जैसा ही है ये। लेकिन आगे हम एक परिवर्तन देखेंगे। र और ल दोनों को एक साथ देख लेते हैं। र और ल दोनों का उच्चारण स्थान होता है दंत मूल या मसूड़ा। दंत मूल, दंत मतलब दांत और मूल मतलब जड़, तो दांतों का जड़ अर्थात मसूड़ा।
ठीक है। तो चाहे र की बात करें या ल, दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतमूल या मसूड़ा। ठीक है, मैं दोनों में मेंशन कर देता हूं, दंतमूल या मसूड़ा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, चूंकि इनका उच्चारण स्थान है दंतमूल या मसूड़ा, तो इस आधार पे उनका वर्ग क्या होगा, है ना। तो ये जो दंतमूल है या मसूड़ा है, इसे संस्कृत में वत्स कहा जाता है, इसलिए इनका वर्ग हो जाएगा वत्स। तो ये दोनों एक जैसे हैं, र और ला, उच्चारण स्थान के आधार पे और वर्ग के आधार पे। दोनों का उच्चारण स्थान दंतमूल या मसूड़ा, इसी दंतमूल को संस्कृत में कहा जाता है वत्स, तो इनका वर्ग हो गया वत्स। ठीक है, ये दोनों के लिए सेम है, र के लिए और ल के लिए। लेकिन अब जो सबसे इंटरेस्टिंग है, खास है, वो है वह, जिसको आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, मैं भी आपको बताता हूं। तो जब भी हम व का उच्चारण करें तो क्या होता है, आप ध्यान से केयर कीजिएगा, व, है ना, और आप खुद ट्राई करके देखिएगा। व, जब भी आप व का उच्चारण करते हैं तो आपके ऊपर के दांत निचले होठों को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, दोनों जुड़ते हैं। क्या क्या जुड़ता है, ऊपर का दांत और निचला होंठ। मतलब व का उच्चारण कैसे होता है, कहां से होता है, ऊपरी दांत प्लस निचला होंठ। ठीक है, ऊपरी दांत प्लस निचला होंठ। ठीक है, इसीलिए इसका वर्ग क्या हो जाएगा, तो चूंकि दांत और होंठ दोनों स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं आपस में, इसलिए इसका वर्ग हो जाएगा दांत प्लस ओष्ठ। और दांत को हम कहते हैं दंत और ओष्ठ कहते हैं ओष्ठ, है ना, होंठ को। और इन दोनों को यदि संधि कर दिया जाए, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो फिर ये कहलाएगा दंतोष्ठ, ये इस तरीके से। ठीक है, इसको हम ओष्ठ भी कर सकते हैं, तो ये हो गया दंतोष्ठ। तो ये क्लियर हो गया चारों का। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि व का उच्चारण स्थान आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही वर्ग याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में भी करके देख सकते हैं। यदि आप भूल जाते हैं कि ऊपर का दांत या नीचे का दांत, तो बोल के देखिएगा व, तो जैसे ही बोलेंगे आपको पता चल जाएगा कि ऊपर का दांत और निचला होंठ आपस में टच करते हैं, इसलिए ऊपरी दांत और निचला होंठ व का हो गया उच्चारण स्थान और इनका वर्ग हो गया दंतोष्ठ। आ गया समझ में। चलिए, ये तो हमने देख लिया, है ना, कि किसका उच्चारण स्थान क्या है और किसका वर्ग क्या है। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा सघोष है, कौन सा अघोष है। तो मैंने आपको बताया था कि सघोष और अघोष किसे कहते हैं। तो जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से हवा बाहर निकलती है, और जब वो कंठ के भीतर से गुजरती है तो हमारे कंठ के भीतर स्थित है स्वर तंत्र या स्वर तंत्री व्यवस्था है, वोकल कॉर्ड्स है। तो यदि अंदर से आती हुई वायु स्वर तंत्रों में कंपन उत्पन्न करती है या उन्हें झंकृत करती है, तो वे वर्ण कहलाएंगे सघोष। और यदि स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है तो वे वर्ण कहलाएंगे अघोष। अब संयोग से ये जो सारे के सारे चार अंतस्थ व्यंजन हैं, ये सभी सघोष हैं। सघोष हैं अर्थात इनका उच्चारण करते समय अंदर से आती हुई वायु कंठ के भीतर स्थित स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न करती है, इसलिए चारों कहलाएंगे सघोष। ठीक है, तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, सभी सघोष हैं। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि ठीक है, सघोष तो है, और फिर एक पॉइंट और होता है कि ये अल्प प्राण है या महाप्राण। अल्प प्राण या महाप्राण का मतलब क्या, अल्प प्राण मतलब कम हवा। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले उसे हम कहते हैं अल्प प्राण। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक हवा निकले उसे कहते हैं महाप्राण। तो ये जो चारों के चारों व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम हवा निकलती है। चूंकि कम हवा निकलती है, इसलिए सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाएंगे। चलिए, इसको भी मैं मेंशन कर देता हूं। तो सभी क्या हो गए, अल्प प्राण। ठीक है, अब एक और नई चीज देखते हैं इनके बारे में।
चारों के बारे में। वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि वैसे तो हमने अभी देखा कि चूंकि चारों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी स्वर से भी मैच करती है, इसलिए चारों को ही कह दिया जाता है अर्धस्वर। लेकिन कुछ व्याकरणाचार्य जो है वो केवल इनमें से दो को ही अर्धस्वर मानते हैं, य को और व को। तो आप दोनों फैक्ट सुन लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, है ना, कि कुछ व्याकरणाचार्य चारों को अर्धस्वर मानते हैं, य र ल व सभी को, लेकिन कुछ व्याकरणाचार्य केवल य को और व को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आएगा और जैसा ऑप्शन होगा, मान लो ऑप्शन में केवल य व है तो यही हो जाएगा। अगर य र ल व चारों हैं, ठीक है, तो चारों के चारों अर्धस्वर हो सकते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन और ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और दो जो विशेष जो वर्ण हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और वो दो विशेष व्यंजन है र और ल। जैसे कि हमने देखा कि उनका उच्चारण स्थान भी विशेष है, दंतमूल या मसूड़ा, तो इनकी प्रॉपर्टी भी विशेष है ना। तो इनमें क्या खास है, आइए इनको हम समझते हैं। तो इन दोनों में से र को कहा जाता है लुंठित, लुंठित वर्ण। क्या कहा जाता है, लुंठित वर्ण, है ना। मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं, आप देखिएगा, लुंठित वर्ण, ठीक है। और ल को कहा जाता है पार्श्विक, ठीक है। तो इनको स्पेशल, एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना आपको याद रह गया, वो भी पर्याप्त है कि लुंठित वर्ण कौन सा है, र है, और पार्श्विक वर्ण कौन सा है, ल है। अब हम ये देखते हैं कि ऐसा इनको क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो र के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं, है ना। तो होता क्या है कि जब भी हम र का उच्चारण करते हैं, है ना, तो हमारी जो जीभा है, हमारी जो जीभ है, वो तालू से लुढ़क कर, तालू से लुढ़क कर, लुढ़कते हुए दंत मूल या मसूड़े को स्पर्श करती है ना, तालू से लुढ़क कर, है ना। कौन, जीभा, जीभा अर्थात जीभ, है ना। ये जीभ ही ऐसा क्यों कर रहा है सब, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ण का जब उच्चारण होता है तो हमारे अंदर से आती हुई वायु अलग अलग रास्तों से होकर गुजरती है। तो उनको अलग अलग रास्ता कौन बताता है, यही जीभा या जीभ, है ना। मतलब ये एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो अंदर से आती हुई हवा को ये बताता है कि आपको इधर से जाना है, आपको उधर से जाना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब अलग अलग रास्तों से होके हवा निकलती है तो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकलती है। अगर आपके मुख में जीभ ना हो तो केवल हवा निकलेगी, है ना, केवल हवा, ध्वनि नहीं निकल पाएगी। क्यों, क्योंकि हवा को नियंत्रित करने वाला या हवा को डायरेक्शन बताने वाला या हवा की दिशा को परिवर्तित करने वाला कौन नहीं है, जीभ नहीं है, जीभा नहीं है। इसलिए जीभा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर किसी की जीभ नहीं होगी तो क्या वो बोल पाएगा ढंग से, नहीं बोल पाएगा। वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकाल ही नहीं पाएगा। इसलिए नहीं निकाल पाएगा क्योंकि विभिन्न प्रकार की ध्वनियों की उत्पत्ति के लिए हवा का अलग अलग डायरेक्शन से निकलना आवश्यक है। अब वो काम करता है हमारी जीभ, है ना। और जीभ जो एक ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो वही क्या करता है, जब हम र का उच्चारण करते हैं तो जीभा क्या करती है कि वो तालू से लुढ़क कर, है ना, तालू ऊपर है और वो लुढ़क कर किसको टच करती है, दंत मूल या मसूड़े को। लुढ़क कर मतलब वाइब्रेट होकर, झटके के साथ, है ना, लुढ़क कर या वाइब्रेट होकर वो दंत मूल या मसूड़े को टच करती है। चूंकि लुढ़क कर टच करती है इसलिए र को हम क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण, ठीक है। तो आपने इसका नाम भी जान लिया और उसके पीछे का कारण भी जान लिया। र का उच्चारण करते समय अंदर से आती हुई वायु मुख में तालू से लुढ़क कर दंत मूल या मसूड़े को स्पर्श करती है, इसलिए इसे हम कहेंगे स्पर्श करती है, स्पर्श करने वाली होती है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, लुंठित वर्ण, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट खास बात ल के बारे में कि ल को हमने क्या नाम दिया है, पार्श्विक। तो इसको समझ के देखते हैं कि ल को हम पार्श्विक क्यों कहते हैं, पार्श्विक वर्ण क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले पार्श्विक का अर्थ हम समझते हैं, है ना। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये आपका पार्श्विक जो बना है पार्श्व शब्द से। कौन से शब्द से बना है, पार्श्व। और इस पार्श्व शब्द का तात्पर्य होता है बगल, या अंग्रेजी में हम इसको कह सकते हैं साइड, ठीक है। तो पार्श्विक, पार्श्विक जिसका तात्पर्य पार्श्व, पार्श्व मतलब बगल, और बगल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइड। क्या है, आजकल अंग्रेजी से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है क्योंकि ये बोलचाल में बहुत ज्यादा प्रयोग में होता है ना। तो साइड, अब ये साइड का मतलब, इसे साइड या पार्श्विक क्यों कहा गया, ल को,
तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ पहले, वो आप सुनिएगा कि एक लड़का है 18 से कम उम्र का, है ना, बहुत पैसे वाला लड़का है। तो उसके पिताजी ने उसको एक बाइक दी, बहुत महंगी वाली बाइक दी, स्पोर्ट्स बाइक, ठीक है। अभी 18 से कम है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस तो बना नहीं है ना। अब वो लड़का निकला शहर पे, है ना, फुल स्पीड में, स्पोर्ट्स बाइक। अब वो चल रहा है मेन रोड पे, है ना। अचानक से उसको सामने दिख गई ट्रैफिक पुलिस। अब वो क्या करे, है ना, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है नहीं, तो वो आगे भी जाने में दिक्कत है ना। वो तुरंत मुड़ भी नहीं पा रहा है क्योंकि जो गाड़ी है वो बहुत स्पीड में है, यू टर्न ले नहीं सकती गाड़ी। अब वो क्या करे, कैसे बचे? तो वो क्या करता है कि जो पुलिस खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस, है ना, वो फुल स्पीड में वैसे भी है पहले से, तो वो पूरी स्पीड के साथ जाते हुए ट्रैफिक पुलिस के बगल से गुजर जाता है। ट्रैफिक पुलिस खड़ा है उसको रोकने के लिए कि वो आगे ना जा पाए, लेकिन वो क्या करता है, ट्रैफिक पुलिस के बगल से गुजर जाता है। कुछ यही होता है जब हम करते हैं ल का उच्चारण। तो जब हम ल का उच्चारण करने वाले होते हैं तो सेम यही केस होता है। क्या होता है कि जब हम ल का उच्चारण करने वाले होते हैं तो अंदर से आती हुई वायु जब बाहर निकलना चाहती है तो उसे हमारे मुख के अंदर का ट्रैफिक पुलिस रोकने का प्रयास करता है। तो रास्ते में बीच में कौन आ गया? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस मतलब हमारी जीभ। तो जीभ जब रास्ते में आ गया तो जो हवा है वो उस जीभ या ट्रैफिक पुलिस के साइड से निकल जाती है, बगल से निकल जाती है, दोनों बगल से निकल जाती है। आ रही बात समझ में? तो जब भी हम ल का उच्चारण करेंगे तो जीभा अंदर से आती हुई वायु को रोकने का प्रयास करेगा, बीच रास्ते में आके खड़े हो जाएगा। कौन? जीभ। तो फिर हवा क्या करेगी? हवा उस जीभ के बगल से निकल जाएगी, पार्श्व से निकल जाएगी, साइड से निकल जाएगी। इससे उच्चारण होगा किसका? ल का। चूंकि ल का उच्चारण हवा के पार्श्व से निकलने के कारण हुआ है, हवा के जीभ के साइड से या जीभ के बगल से या जीभ के पार्श्व से निकलने के कारण हुआ है, इसीलिए ल को कहते हैं पार्श्विक वर्ण या पार्श्विक व्यंजन। तो ये सारी चीजें हो गई अंतस्थ व्यंजन के बारे में, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो हमने अभी देखा र जिसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं और ल जिसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया और आगे अब हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजनों के बारे में।